ना थके पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर अभी जारी है। जी हाँ, गेट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मोहित आदिज इतिहास की सीरीज के अंदर आपके लिए लेकर के आया हूँ। इतिहास में चौहान वंश का इतिहास जो हम पढ़ेंगे, चौहान वंश के इतिहास में भी रणथंभौर और नाडोल की शाखा के बारे में। बच्चों, विगत कक्षाओं के अंदर, पहले की जो कक्षाएं हैं उनके अंदर हमने चौहान वंश में अजमेर के चौहान, शाकंभरी के चौहानों की बात की है। आज बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों की। बच्चों, रणथंभौर के अंदर क्या है, कोई ऐसा शासक हुआ है क्या जो जिसकी विस्तरता के बारे में, जिसके साम्राज्य के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिलती है? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे शासक हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ एक ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर बैठे हुए बादशाह यानी अलाउद्दीन खिलजी की रातों की नींदें उड़ा दी थी। भाई साहब, वह बहुत बड़ा शासक नहीं था, सामान्य सा दिखने वाला, लेकिन उनके पास में जो शक्ति के साथ साथ में बुद्धि थी ना, वो काबिले तारीफ थी। तो देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो शासक कौन थे। रणथंभौर के चौहान। अगर अपन बात करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं पहले चौहान वंश के बारे में कि चौहान वंश के संस्थापक कौन हुए थे। तो बच्चों, चौहान वंश के संस्थापक के रूप में हमने ये पढ़ा कि 551 ईस्वी के अंदर, कब? 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान नाम के एक शासक हुए थे जिनको चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? शेष है सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य। बच्चों, ये सपाद लक्ष्य को सांबर भी कहा जाता है, सांबर कहा जाता है। यहाँ इनकी ये इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। फिर इसकी राजधानी कहाँ रखी थी? तो वो रखी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? आप अभी कमेंट के अंदर कमेंट करके मुझे बताइए बच्चों। इसके बाद में इसी यानी कि सपाद लक्ष्य या शाकंभरी के चौहानों में से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है, अगले एक शासक आते हैं जिनका नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्रथम। इनके पुत्र थे अजयराज, अजय राज। इन्होंने क्या किया? अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की, यानी कि ये संस्थापक कहलाते हैं। और 1133 ईस्वी के अंदर एक शहर बसा देते हैं जिस शहर का नाम है अजमेर शहर। अजय द्वारा बसाया हुआ नगर कौन सा हो गया? अजमेर हो गया। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? फिर हमने देखा कि आगे इनसे जो अगले जो सीरीज आती है तो वो आज ही शुरू होने वाले, जिसका क्या नाम है? रणथंभौर। अंतिम शासक के रूप में हमने पढ़ा पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज तृतीय। इनके पुत्र थे जिनका नाम है गोविंद राज, गोविंद राज। इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। तो आगे आज इनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश। रणथंभौर चौहान वंश, रणथंभौर है कहां पर बच्चों? ये है सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 1154 ईस्वी के अंदर की गई थी। कब की गई? 1154 ईस्वी के अंदर। कब किन्होंने की थी? कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएंगे गोविंद राज। क्या नाम होगा उनका? गोविंद राज। किनके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे बच्चों पृथ्वीराज तृतीय के। पृथ्वीराज, इनके ये पुत्र थे बच्चों। यहां तक की जानकारी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने रणथंभौर के बारे में जब पढ़ा है तो आपने भूगोल में ये भी जानकारी प्राप्त की होगी ना, यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, क्या नाम है उसका? जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही साथ उसी अभ्यारण्य के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है श्री गणेश मंदिर। रणथंभौर के अंदर रणक भंवर जिनको कहा जाता है, सर्वप्रथम कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करें तो सर्वप्रथम गजानन जी को याद किया जाता है। शादी का कार्यक्रम हो तो पहले लेटर यानी कि निमंत्रण पत्र भी भेजा जाता है, रणथंभौर भेजा जाता है, रणक भंवर के नाम से लिखा जाता है।
आगे हम देखें गोविंदराज के बाद में, ये एनसीईआरटी किताब के अंदर फैक्ट दे रखे हैं कि गोविंदराज के बाद में अगला शासक कौन बना था, तो वो बना था बच्चों वालन। और वालन के बाद में कौन बना था, तो वो बना था प्रहलादन। और उसके बाद में कोई शासक बनता है तो वो कौन है, वीर नारायण। यानी कि परीक्षा के अंदर कभी यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका क्रम बताइए रणथंभौर के चौहानों का। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, सबसे पहले आएगा गोविंद। गोविंद आया तो गोविंद के साथ साथ में कौन आया, उसके बाद में वालन आया। जब वालन आया तो कौन आ गया, प्रहलादन आ गया। और उसके बाद में कोई वीर व्यक्ति आया था जिसका क्या नाम था, वीर नारायण। इनमें से महत्वपूर्ण है वीर नारायण की थोड़ी सी जानकारी, उसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या हुआ वीर नारायण के समय के अंदर, तो इनका संघर्ष जो दिल्ली के सुल्तान जिनका नाम है इल्तुतमिश, उसके साथ में संघर्ष होता है। तो उस समय तो ये विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि इल्तुतमिश अपना साम्राज्य नहीं प्रभावित कर पाता है इनका। लेकिन बाद में सुल्तान के द्वारा दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली बुला करके इनकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि वीर नारायण को वहां पर मरवा दिया जाता है। यह जानकारी मिलती है। प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, अपने से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चौहान रणथंभौर चौहान शाखा के किस शासक के समय में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, तो याद रखना वीर नारायण के समय हुआ था। ठीक है, अगला देखें तो कौन है, बागभट। भाई बागभट के समय दिल्ली सुल्तान कौन था, तो वो था बलबन। बेस है बागभट, बेस है बलबन। कितना आसान है, बहुत ही आसान हो गया ना। ठीक है, बागबन और बागबन जो है, इसके बारे में तो जानकारी ये मिलती है, यहाँ इनको साथ में समकालीन थे तो बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते थे, परेशान किया करते थे। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था जय सेना। क्या नाम था, जय सेना। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जय सेना किन के पुत्र थे, तो बागभट के पुत्र थे जय सेना। अगला शासक है जैत्र सिंह। बच्चों जैत्र सिंह की जो जानकारी है वो इस काल की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मानी जाती है, क्योंकि इनके पुत्र जिनका नाम था हमीर, और हमीर जो है वो काफी प्रसिद्ध शासक रहे हैं। बच्चों बात करें जैत्र सिंह की, तो 1250 ईस्वी के अंदर, 1250 ईस्वी से लेकर के 1282 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ये अपनी एनसीईआरटी किताब के अंदर लिखा हुआ, तो थोड़ा सा कार्यकाल को ध्यान में रखना, इनका शासनकाल जो है ना उसको विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना ही है। बाद में देखें तो 32 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, शासन। 50 से लेकर के 82 तक कितने वर्ष होते हैं, 32 वर्ष होते हैं बच्चों। और इस 32 वर्ष के शासन में क्या किया गया, इनके पुत्र हमीर के द्वारा, 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। 32 खंभों की छतरी, खंभों की छतरी। और जो 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी, इसको कहा जाता है न्याय की छतरी। न्याय की छतरी, क्योंकि यहां पर बैठ करके ये क्या किया करते थे, अमीर न्याय किया करते थे अपने शासन के अंदर, तो ये न्याय की छतरी कहलाती है। क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अगला जो शासक है जिसका नाम है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान बड़ा, रणथंभौर का सबसे बड़ा कोई शासक रहा है तो वह कौन रहा है, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में ये जानकारी मिलती है, इनका शासनकाल जो है वह रहा है 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। माता का क्या नाम, माता का नाम बच्चों हो गया हीरा देवी। पत्नी का क्या नाम है, रंग देवी। और इनके पुत्र थी जिसका क्या नाम था, देवल दे। आगे पढ़ेंगे देवल दे के बारे में कि ये देवल दे जो है ये रणथंभौर का शाखा होता है। उस समय एक तालाब है पद्मला तालाब, उसके अंदर क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। ये जानकारी आगे पढ़ने वाले हैं। पिता का नाम पूछे तो आप बता दोगे ना, पिता का क्या नाम है, जैत्र सिंह। सर माँ का लिखा है, पुत्री का लिखा है, पत्नी का लिखा है, नहीं लिखा पिता का, हमने पढ़ लिया इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, पिता कौन हो गए, जैत्र सिंह। इनके गुरु जो थे उनका क्या नाम था, राघव देव। यहाँ ये ध्यान रखना है भाई, थोड़ा सा इधर ध्यान रखे क्लास में। राघव देव स्टार बनाया, मतलब कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात जरूर है। हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन मेवाड़ के शासक रहे थे जिनका नाम था रतन सिंह। और रतन सिंह के समय उनके जो गुरु थे जिनका नाम था राघव चेतन। क्या नाम रहेगा, राघव चेतन। राघव चेतन। और यहाँ कौन है, राघव गुरु, जो किसके गुरु हैं, हमीर के गुरु माने जाते हैं। राजकवि कौन थे इनके, इनके राजकवि थे बच्चों बीजादित्य। जिनका क्या नाम था राजकवि का, बीजादित्य।
इन्होंने किन किन को परास्त किया था, ये जानकारी भी पूछी जाती है। तो इन्होंने मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था समर सिंह, उनको प्रभावित किया, यानी कि उनको हरा भी दिया था। प्रभावित क्या किया भाई साहब, परास्त कर दिया था। बहुत युद्ध जो हुए थे उन युद्धों के अंदर इनको हराने का काम किया था। तो किन्होंने किया था, हमीर ने किया था। भीमरस का एक शासक था जिसका नाम था अर्जुन, क्या नाम था उनका, अर्जुन। और साथ ही साथ में परमार वंश का एक शासक था जिसका नाम था भोज। इन तीनों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया था। वह शासक कौन था, वो था हमीर। और हमीर कहाँ का शासक, रणथंभौर का। पिता का क्या नाम, जयद्रथ सिंह। उन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था। और शासन की याद में, इसी शासन की याद में क्या करवाया, 32 खंभों की छतरी का निर्माण भी करवाया था। यहाँ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमीर थे ना, इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय का मतलब होता है अपने साम्राज्य को बड़े बड़े दूर दूर तक बड़ी बड़ी लड़ाइयां करना और अपने साम्राज्य को फैलाना। कहाँ कहाँ तक फैला लिया था, आबू तक, कहाँ तक, काठिया वाड़ तक, पुष्कर तक, चंपा तक, धार तक, इन सब पर अधिकार कर लिया था। किस नीति के तहत, दिग्विजय नीति के तहत अधिकार किया था। बच्चों अगला देखें कि हमीर के जीवन के अंदर ये जानकारी मिलती है, इतिहासकार बताते हैं कुल 17 युद्ध लड़े गए थे। हमीर ने कुल कितने युद्ध लड़े, 17, जिनमें से 16 युद्ध के अंदर हमीर क्या रहा था भाई, विजेता रहा था। एक युद्ध जो है ना अपनों के द्वारा विश्वासघात किया गया था, तो वह युद्ध हमीर को जरूर हारना पड़ा। बाकी जीवन के अंदर हमीर कभी हारा नहीं था। अब हारना होता भी नहीं है ना, कि जीवन के अंदर हर बार व्यक्ति, इतिहास हमें यही सिखाता है कि भाई मेहनत करते जाओ। परिस्थितियां प्रतिकूल सबके आती है, लेकिन परिस्थितियों का रोना कभी रोना नहीं है। भाई कोई व्यक्ति जीतेगा कब, जब वह लड़ेगा। हारा वही जो लड़ा नहीं। बार बार मेहनत करनी होगी। चलिए आगे देखें, यह भी फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें तो अब होता है जलालुद्दीन का आक्रमण। जलालुद्दीन जो खिलजी है, खिलजी वंश का एक शासक था जिसका आक्रमण होता है रणथंभौर पर। और उस समय साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का जो मालिक था जिसका नाम था हमीर। बच्चों ये हमीर, एक हमीर और आएगा जिनका नाम है राणा हमीर, जो हम पढ़ेंगे विषम घाटी पंचनन मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ याद ये रखना है, बार बार मैं आपको भैया ना ये चेतावनी देकर के समझा रहा हूँ, पूरे ध्यान से समझ लेना। ये जो हमीर है, ये हमीर देव चौहान, इनका पूरा क्या नाम है, हमीर देव चौहान। जो कहाँ के शासक है, रणथंभौर के शासक है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक आएगा राणा हमीर। राणा तो है ही मेवाड़ के। कभी कभी एग्जामिनर क्या है कि घुमा देता है, तो फिर पता नहीं चलता है। तो हम कहेंगे राणा हमीर कहाँ से हैं, शासक कहाँ के थे, तो वो थे भाई मेवाड़ के शासक माने जाते हैं। ये जानकारी भी आपको पता होगी। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों इनका आक्रमण होता है पहला, जलालुद्दीन खिलजी के 2 आक्रमण होते हैं। और पहला आक्रमण होता है 1290-91 के अंदर, लगभग 91 में, कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ मिलता है। तो इनका पहला जो आक्रमण था वह रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। आक्रमण तो किया था रणथंभौर पर, लेकिन वह सफल नहीं रहा, असफल रहा। अब असफल रहा तो क्या होता है कि जाइन का जो दुर्ग है, जैन का जो दुर्ग है उसके ऊपर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। बच्चों ये जैन का जो दुर्ग है ना, ये रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। आइए इसके बारे में फैक्ट देखते हैं कि जैन का दुर्ग कहाँ पर है। ये है बच्चों सवाई माधोपुर के अंदर। और इसी सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ जैन का दुर्ग है, जिसे क्या कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब होता है चाबी। अगर उस दुर्ग के अंदर आपको अंदर प्रवेश करना है, वहां तक आपको जाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चाबी चाहिए। भाई बिना चाबी के कोई भी लोग खोला नहीं जा सकता। तो जैन का दुर्ग किसकी चाबी है, जैन का दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की चाबी माना जाता है। यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है। देखें आगे भाई, इस समय हुआ क्या था, जब जैन के दुर्ग पर आक्रमण किया गया तो उल्गू खान ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, नौ शहर रख दिया गया। क्या नाम रख दिया, नौ शहर। ये ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। बहुत कम किताबों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा ये फैक्ट। इस प्रकार के फैक्ट जो PYQ प्रश्न है, या जो बड़ा गहरा अध्ययन करने के बाद में अपने को ये पता चलते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं प्राचीन जो पहले किताबें चलती थी, आज से 4 साल पहले RBC की किताबें, वहाँ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं जो परीक्षा के एग्जामिनर के नज़र में आते ही आपके पेपर के अंदर छपने वाले हैं। इनका एक हमीर का सेनापति था जिसका क्या नाम था, गुरुदास सैनी। ये ध्यान भी रखना अपने को, क्या नाम था सेनापति का, गुरुदास सैनी नाम था। जो किसकी ओर से लड़ रहा था, हमीर की ओर से। जबकि जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से कौन लड़ रहा था, उल्गू खां और वे शिवम लड़ रहे थे। हो गया क्लियर।
चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा आक्रमण होता है बच्चों, जो दूसरा आक्रमण होता है कब होता है? 1291-92 के अंदर। कुछ किताबों में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 91 के अंदर पहला आक्रमण लिख रखा है और फिर दूसरा लिख रखा है 92 के अंदर। अगर एक ऑप्शन हो तो हम ये करेंगे 91 फर्स्ट और सेकंड कौन सा हो जाएगा? 92 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या रहा बच्चों? असफल रहा। इसमें भी जीत नहीं पाए। जब जीत नहीं पाए तो भाई साहब बेइज्जती सबसे बड़ी चीज होती है। अब बेइज्जती हो गई जलालुद्दीन की, अब क्या करे? अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसको आने लगा भाई गुस्सा, और जलालुद्दीन खिलजी इस प्रकार से बैठ गए, ले अब तो तेरी खैर नहीं है। लेकिन खैर करने से क्या होगा? हमीर तो हमीर था, बड़े बड़े जो शासक थे उनके छक्के छुड़ा दिए, कहाँ बात करते हैं। तो ये तो बड़ा शासक था। लेकिन कहते हैं कि अबुल फजल जो है वो अपने पुस्तक के अंदर एक कोटेशन लिखते हैं, कहते हैं जलालुद्दीन हार करके बैठ गया था, तब वो एक कोटेशन कहता है, कथन कहता है कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। यह परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, PYQ प्रश्न है, यह आपको ध्यान रखना होगा। क्या कथन कहा था? एक बार पुनः सुन ले। ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। बच्चों ये जो बात कही गई थी, यानी कि ये जो आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी अपने को कहां मिलती है? आंखों देखा एक वर्णन करने वाला एक लेखक था जिसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। और ये अबुल फजल अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है, इसका उल्लेख यहाँ मिलता है कि जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो वो मिलता है मिफ्ता उल फुतह, जो किसकी एक रचना है? अबुल फजल की एक रचना है। हो गया क्लियर? तो ये भाई जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित जानकारी मिलती है। अब आगे देखते हैं, और अगला फिर व्यक्ति आता है जिसका क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण। तो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। क्या कारण रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पे आक्रमण करना, और साथ ही साथ में यहाँ पर आक्रमण करना, जो करना रणथंबोर को ध्वस्त कर देना, ये सारी जो जानकारी है इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा था। तो क्या कारण रहे उनके ऊपर अगर अपन चर्चा करें, कहते हैं कि पहला कारण था साम्राज्यवादी विस्तार नीति। यानी कि ये लोग दिल्ली से जब गुजरात जाते थे तो बीच में आता था रणथंबोर। रणथंबोर बीच में आता, तो रणथंबोर से वापस जब कोई शासक अपनी सेना लेकर के जाता है एक रियासत से दूसरी रियासत, दूसरे राज्य की तरफ, तो बीच में क्या देना पड़ता था? इनको टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स नहीं दे तो फिर लड़ाई करो। इनके बीच में अनबन बनती रहती थी। इतिहासकार कहते हैं इनका पहला कारण यही था। चलिए दूसरे की बात करें कि रणथंबोर दुर्ग का सामरिक महत्व है। उस समय रणथंबोर दुर्ग का बहुत महत्व था, क्योंकि कहते हैं कि अबुल फजल अपनी रचनाओं के अंदर भी लिखता है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, एक ही दुर्ग जो है वो बख्तर बंद है। किस दुर्ग के बारे में जानकर ये बात कही जाती है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर कमेंट करके बताएंगे। ये पहचान कौन से दुर्ग की है बच्चों? कि रणथंबोर दुर्ग का प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। ये व्यापारिक मार्ग हो गया, दिल्ली से गुजरात की तरफ जाना, तो बीच में कौन सा दुर्ग आ रहा है? रणथंबोर दुर्ग आ रहा है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया, व्यापारिक मार्ग भी हो गया। तो तीसरा कारण इतिहासकार ये भी मानते हैं। लेकिन एक कारण और भी मानते हैं, कहते हैं कि हमीर जो है ना वो शरणार्थी, कोई भी व्यक्ति शरण लेने के लिए आए तो हमीर ने कभी मना नहीं किया था। भाई साहब हमीर जो भारतीय संस्कृति को एकदम सही चरितार्थ करने वाला शासक था कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। लेकिन सारे अतिथि देवता के समान नहीं होते। अतिथि तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का लक्ष्य अलग होता है। इन लोगों का लक्ष्य अलग था, यहाँ चले आए। क्या होता है ये समझते हैं कि हमीर के द्वारा मंगोल विद्रोही, मंगोलों के विद्रोही थे जिनका क्या नाम था? महमूद शाह और केबरू। इन दोनों को क्या कर दी थी भाई? शरण दे दी थी। जो व्यक्ति शरणार्थियों के पास में आता है, कहीं लौट करके आता है, तो उसको शरण दी जानी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल ये बात सही की। और होता ऐसा है कि महमूद शाह जो है ना, इनको हमीर क्या कर देता है? एक जागीर भी देता है। कौन सी जागीर देता है? जगाना की जागीर देता है, और अपने पास में यहाँ रख लेता है। यह भी जानकारी महत्वपूर्ण है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिर देख लेते हैं कि ये मंगोल विद्रोही जो है महमूद शाह की कहानी क्या है। ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कहानी के जो दो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर की बात तो मैं क्या आपको क्या ही बताऊं, लेकिन इतिहास की ये कहानी बड़ी अलग कहानी है। एक तरफ आपको एक महिला दिख रही होगी जिसका नाम है चिमना बेगम, तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका नाम है महमूद शाह। बच्चों, महमूद शाह और ये दूसरी तरफ महमूद शाह नहीं है, ये है अपने एक के भाई साहब। कौन है? एक के भाई साहब। एक के का मतलब क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी इनका नाम हो गया। चलिए इनकी एक कहानी मिलती है, इनकी लव स्टोरी मिलती है, वो सुनते हैं, अपन पता करते हैं। होता ऐसा है कि ये जो चिमना बेगम जो है ना, ये अलाउद्दीन की बेगम थी। ये किसकी बेगम थी? अलाउद्दीन की एक के भाई साहब की बेगम थी। इनको इनसे प्रेम हो गया। अलाउद्दीन को चिमना बेगम से प्रेम हो गया और निगाहें कबूल करवा दी गई। निगाह कबूल हुई, जीवन अच्छे से बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे मंगोलों का विद्रोह होना और मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ अपने दरबार के अंदर रखना, शायद इनकी सबसे बड़ी भूल भी मानी गई थी। उस समय का महमूद सा एक सुंदर सा नौजवान एक लड़का था। देखा तो देखते ही ये जो बेगम है चिमना बेगम, ये तो इनके ऊपर फिदा हो गई। हुआ ऐसा कि ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचती है, अलाउद्दीन खिलजी उस दिन बहुत दुखी होता है, बहुत ही दुखी, ऐसे भाव के अंदर मानो सैड सॉन्ग गा रहा होगा। अब आया दरबार से, लौटा महल के अंदर, और महल के अंदर हाथ में शराब की गिलास, इस प्रकार से दृश्य बताया जाता है कि वो खड़ा सामने ही नहीं देख रहा है। भाई साहब ये देखो, एक तरफ चिमना जो है इसकी तरफ मुंह करके खड़ी है, लेकिन अलाउद्दीन जो है ना इसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, इसका मुंह दूसरी तरफ है और गुस्से से एकदम लाल पीला हो रखा है। ये कहता है कि वादा था मुकर गया, वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया, ये इंसान था मेरा ये बदल गया। ये बात चिमना सुनती है और चिमना सुनते चिमना को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ भाई साहब यही थी कि चिमना ने गलती कर ली। और गलती क्या कर ली? ये जो चिमना है ये महमूद शाह से प्रेम कर बैठी, ये इन्होंने इससे लव कर लिया था। भाई साहब अब तो क्या ही होने वाला था। तुरंत दरबार रात को बुलाया गया और बोला गया कि महमूद शाह कहाँ है। तब तक चिमना ने मैसेज भेज दिया था, संदेश भेज दिया, पत्र भिजवा दिया, कह दिया कि महमूद शाह आप यहाँ से भाग जाएं, वरना आपको अलाउद्दीन खिलजी छोड़ेगा नहीं। उसी समय ये यहाँ से दिल्ली से भाग कर के कहाँ आ जाते हैं? रणथंभौर आ जाते हैं और रणथंभौर के अंदर निवास करते हैं। इनका जो एक साथी और होता है जिसका क्या नाम होता है? केब्रू। ये दोनों यहाँ चले आते हैं, ये इनकी कहानी मिलती है। आगे बहुत सारी कहानी इतिहास के अंदर ऐसी मिलेगी, लेकिन ये कहानियाँ बस जीवन के अंदर जिस प्रकार के जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा देती है। तो चिमना ने तो इनको भेज दिया। अब भाई साहब मोहम्मद शाह बचने का कोई नाम और निशान नहीं है। इधर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया हुआ है और गुस्से से एकदम लाल पीला हो रहा है, सोच रहा है कब मैं देखूं उसके ऊपर आक्रमण करता हूँ। गया कहाँ? पता करो पता करो, तब पता चलता है कि वो तो यहाँ से निकल चुका होता है। तब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना, अपने दो सेनापतियों को सेना देकर के भेजते हैं और चैलेंज करते हैं। हमीर को कहते हैं भाई साहब इन्हें आप हमें वापस लौटा दो। हमीर कहता है नहीं, आपने नाम तो सुना ही होगा, मेरा नाम हमीर है और हमीर किसी के सामने झुकता नहीं है। ये उस समय का तो शायद क्या ही रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। हिंदू घाट एक दर्रे का एक युद्ध होता है, उस दर्रे का नाम होता है 1200 दर्रा है ये हिंदू घाट का दर्रा। आक्रमण होता है, युद्ध होता है, उसका समय है 1299 का। बच्चों 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है और रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया जाता है। इस समय अलाउद्दीन खिलजी, AK का मतलब क्या हो गया? AK-47 नहीं है भाई, ये AK-47 नहीं, ये AK का मतलब क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है, यानी कि स्वयं तो नहीं आता, अपने सेनापति जिनका नाम है, एक का नुसरत खां, दूसरे का नाम है उल्गू खां और तीसरे का नाम है अलब खां, इनको अपनी सेना दे करके भेजते हैं। हिंदू आर्ट के इस दर्रे के अंदर इस युद्ध के समय नुसरत खां जो है इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इस समय साथ में लड़ने वाले कौन होते हैं? हमीर के भी सेनापति है। सेनापति में एक का नाम है धर्म सिंह और दूसरे का नाम है भीम सिंह। इधर से तो भीम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और इधर से किसकी मृत्यु हो जाती है? नुसरत खां की। अब बचे कौन? उल्लू खां और अल्लब खां, और इधर अपने बचे हुए धर्म सिंह जी।
अब आगे कहानी के अंदर ये ट्विस्ट आता है कि अब अलाउद्दीन खिलजी के पास में जानकारी पहुंचती है कि हमीर की सेना बहुत सुदृढ़ है। हमीर को हराने का मतलब ये है कि उस समय में सबसे ऐसा कोई बड़ा शासक नहीं, या फिर ऐसा उस समय का कोई शासक ही नहीं रहा होगा जो हमीर से नहीं डरता होगा। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर के आता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के आता है रणथंबोर पे आक्रमण के लिए। तब की घटना है, ये घटना है सन 1301 की। 11 जुलाई सन 1301 का दिन था। वह इतिहास के इस प्रकार से लिखे हुए सुनहरे अक्षरों का एक इतिहास है जिसमें जानकारी बताई जाती है कि रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होना, और क्या क्या इतिहास की पहली जो जानकारी वो बोर्ड पे लिखी हुई, आइए समझते हैं। यह रणथंबोर का बच्चों प्रथम शाखा था। वह ऐसा कि रणथंबोर का प्रथम जल जौहर भी था। रणथंबोर का नहीं, सॉरी, यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता है। अभी हम बात करेंगे कि शाखा क्या होता है, जौहर क्या होता है और केसरिया क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये फैक्ट एंड फैक्ट को एक बार आप समझ लीजिए आराम से। रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी अपना कब्जा जमा लेता है, कब्जा कर लेता है। अब कब्जा कब कर पाता है, जब इस ये आक्रमण करता है उस समय ये कूटनीति का प्रयोग करता है। बच्चों, कूटनीति का प्रयोग करने का मतलब यह है ये आपस में अपनों को अपनों के द्वारा ही कटवाने का प्रयास करता है। अब हम बात करें, हमीर जो है ना वो एकदम सीधा सा सिंपल सा सीधा रहने वाला एक व्यक्ति, यानी कि उस समय का ऐसा सिंपल सा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये कूटनीति की, क्या की, इन्होंने अपने इनके हमीर के अपने व्यक्ति थे, एक का नाम था रणमल, एक का नाम था रत्तीपाल और एक का नाम था सुजान शाह। इन तीनों को बुलाया और इन तीनों को कहा कि आप मेरी अगर हेल्प करेंगे, हमीर को तो मैं वैसे ही हराऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, मेरे पास में सेना वगैरह खूब है। अगर आपने मेरी हेल्प की तो मैं फिर आपको क्या करूंगा, मैं आप ही को सपोर्ट करूंगा और हो सकता है कि मैं आपको क्या बना दूं, यहाँ का प्रशासक भी बना दूं। बेटा, मन में लड्डू फूटा, इनके मुंह में भी लड्डू फूटा कि हम यहाँ सामान्य से कार्य करने वाले, हम तो एक दिन यहाँ का प्रशासन का काम करेंगे, यहाँ का मेन जो हेड होगा वो ये हम बनेंगे, हम ऐसा अगर चाहे तो कर सकते हैं। तो तीनों ने ऐसी प्लानिंग की हमें क्या करना चाहिए। तो हम बात करते हैं अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन ने कहा कि आप ऐसा करो, आप मुझे ये बताओ कि इनकी कमजोरियाँ क्या है। तो घर का भेदिए लंका ढा सकता है। तो बताया गया कि हमारे यहाँ पर ये जो लोग है ना पीते हैं पानी, उस पानी के अंदर गाय का अगर मांस या खून मिला दिया जाए तो ये लोग क्या करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। चलो ठीक है, फिर क्या किया जाए कि खाने के अनाज इनके पास में कितना है, भाई साहब इनके पास में खूब है। तो फिर क्या किया जाए, उनके ऊपर गाय के मांस के टुकड़े फेंक दिए जाए। ये से विचार इन्होंने दे दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बिल्कुल आप जाओ और इस कार्य को तुरंत प्रभाव से करो। इन्होंने यही कार्य किया। अब व्यक्ति देखो बिना खाए थोड़े दिन रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना तो रह ही नहीं सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण पार्ट क्या माना जाता है, जल। जल है तो कल है, वरना कुछ भी नहीं है। अब जल भी कैसा कर दिया, दूषित कर दिया। ये जल खराब हो गया, अनाज है वो भी खराब हो गया। अब क्या किया जाए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दरबार बुलाया, जितने भी दरबारी थे उन सब से निर्णय लिया, पूछा कि क्या करना चाहिए। तो बोला कि आप युद्ध करो, केसरिया करो, और साथ ही साथ में रानी जी जो जितनी महिलाएं थी उन सब ने जोहर करने का प्लान किया था। बच्चों, हम समझते हैं कि आखिर साका होता क्या है। साका, साका का मतलब होता है केसरिया प्लस जोहर। केसरिया प्लस जोहर। बच्चों, केसरिया तो करते हैं पुरुष, जब कोई उपाय नहीं बचता है कि अब तो युद्ध करना ही है। बाकी युद्ध हमेशा जो है ना, युद्ध खुशी खुशी कहते लोग अच्छे से हैं कि युद्ध करना चाहिए। भाई साहब, युद्ध करने से जन हानि बहुत होती है, धन हानि बहुत होती है। तो इन हानियों को बचाए रखने के लिए पहले के लोग, आज के ज़माने की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से भी इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉर चल रहे हैं उनके अंदर सरकार है जो गवर्नमेंट और डिसीजन अपने हिसाब से ले रही है, क्योंकि युद्ध किसी चीज़ का कोई है ना उपाय नहीं है। तो उस समय में जब कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होती थी तब पुरुष पुरुष लोग क्या करते थे, केसरिया धारण करते थे। ऐसे केसरिया कपड़े पहन करके, केसरिया रंग होता है वीरता का प्रतीक, और सज धज करके एकदम तैयार होते थे। और फिर माँ भवानी जो उनकी कुल देवी होती थी उनके सामने जा करके उनसे आज्ञा लेते थे और फिर रणभूमि के अंदर उतरते थे। तो महिलाएं क्या करती, महिलाएं पर पुरुष, यानी कि जब राजा वीर गति को प्राप्त हो जाता, अंतिम स्थिति ऐसी होती कि अब तो बचना कोई उपाय नहीं है, तब महिलाएं क्या करती थी, जोहर करती थी। बच्चों, जोहर के रूप में जल जोहर भी किया जा सकता है, अग्नि जोहर भी किया जा सकता है। तो महिलाएं क्या करती थी, अपने प्राणों को न्योछावर कर देती थी। यानी कि ये किनसे संबंधित रहा है, स्त्रियों से संबंधित रहा है।
तो कहानी समझ में आ गई। स्त्रियां पर पुरुषों के हाथ नहीं करना चाहती थी, मतलब वो लोग टच नहीं करे, गलत रूप से उनके व्यवहार में नहीं आए, तो वो लोग अपने आप को आग के हवाले या जल के हवाले कर देती थी। ये तो स्त्रियों से संबंधित जोहर, और केसरिया किससे संबंधित? पुरुषों से संबंधित। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हम ये देखें कि बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर इसको किसके अधिकार में सौंपा था? तो बच्चों ये जो अधिकार में जिसके सौंपा गया था ना, वो व्यक्ति और कोई नहीं था, वो था उलग खां। उलग खां, ये उलग खां था ना, इसी ने ये सब कुछ किया था, इसीलिए इसको ये प्रशासक के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो यह भी बना हुआ प्रश्न है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आइए अब देखते हैं कैसे होता है, शाखा क्या आक्रमण होता है। अब रणथंभौर के ऊपर आक्रमण होता है। रणथंभौर पर आक्रमण होता है तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के आ गया था। रणभूमि के अंदर योद्धा लड़ रहे थे। उस समय रणथंभौर से लड़ने वाला जो व्यक्ति था, जिसका नाम था हमीर देव चौहान, यानी कि केसरिया किसने किया? तो केसरिया किया था हमीर देव चौहान ने। इनकी रानी थी जिनका नाम था रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी, जिन्होंने जोहर किया था। और किस तालाब के अंदर जोहर किया था? रानीहाड़ तालाब। कौन सा था? रानीहाड़ तालाब। ये कहाँ पर है? ये रणथंभौर के अंदर है। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक लेटर भेजा था हमीर को कि अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दे? मेरे साथ में। साथ ही साथ में मेरे जो शरणार्थी तुम्हारे पास में आए हुए हैं, मेरे दुश्मन जो तुम्हारे पास में शरण लेकर के बैठे हैं, उन्हें मुझे वापस लौटा दो। हमीर ने कहा नहीं भाई साहब, मेरा नाम हमीर है, आप मुझे जानते नहीं हो, मेरी बहुत बड़ी पहचान है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो देवल दे ने कहाँ पर कौन से तालाब के अंदर जल जोहर किया था? तो वो था पदमला तालाब। तो दोनों तालाबों को थोड़ा ध्यान रखना। देखो, रेस है रंग देवी, रेस है रनिहाड़, ये तो इजी है एकदम। और देवल, देवल जो है ना, देवल वो कहाँ पर होती है? पद्म के पास में, ऐसे याद हो जाएगा। तो फिर अमीर खुसरो लिखता है, एक कथन लिखता है कि जिस दिन ये सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि हमीर जो है, इस हमीर के युद्ध वीर गति प्राप्त हो जाते हैं हमीर, तब कहते हैं कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया। ये किससे संबंधित है? ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था बच्चों। ये किसके बारे में कहा गया था? ये कहा गया था हमीर देव चौहान के बारे में, कि अब पूरा अधिकार मेरा हो गया, इन हिंदुओं पर राज मेरा हो चुका है। ये बात कहता है अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखें इन हमीर के विषय बारे में विशेष जानकारी क्या है बच्चों। ये हमीर जो थे, इनका नाम था हट्टी हमीर। हट्टी हमीर के नाम से किसे जाना जाता है? हमीर देव चौहान को जाना जाता है बच्चों। ये हट का क्या था इनका? हट के लिए इनका एक दोहा एक माना जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन। क्या दोहा था? कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। क्या कहा जाता है? कि सिंह गमन, सिंह अपने रास्ते से आता है तो वापस कभी पुणे वापस लौटता नहीं है, ये शेर की पहचान होती है। सतपुरुष वचन, अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, वो बार बार किसी चीज को नहीं कहते, एक बार में समझा देते हैं। जो समझता है वो समझ जाता है, और ना समझे वो अनाड़ी, उनको बार बार समझाने से भी नहीं समझाया जा सकता। कदली फलत एक बार, कदली का मतलब होता है केला। ये केले जो देख रहे हैं ना पेड़ पे, केले के पेड़ पर कहा जाता है कि एक ही बार केला लगता है, यानी कि एक बार ही फल देता है केला। तो कदली फलत एक बार, तिरिया तेल, तिरिया का मतलब होता है नारी, स्त्री। महिला के जीवन के अंदर जो है, उसकी शादी एक ही बार होती है, ऐसा कहा जाता है। तेल एक बार ही चढ़ता है। लेकिन भाई साहब, आज के जमाने के तो क्या ही बात कहें, एक ही बार शादी होती है? नहीं नहीं, वो समाज के अंदर, इस सभ्य समाज में बहुत सारी जानकारी ऐसी मिल जाती है, लेकिन ऐतिहासिक जानकारी यही कहती है कि तिरिया तेल, महिला के जीवन के अंदर एक ही बार तेल छिड़ता है, अर्थात उसका विवाह कितनी बार होता है? एक ही बार होता है। हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, और हमीर का हट कभी दूसरी बार नहीं होता है। हमीर ने जो हट कर लिया ना, वो इतना हट धर्मी था कि उस हट को पूर्ण ही करता था। ये हमीर की पहचान थी। इनका एक व्यक्ति था जिनका नाम था विश्व रूपम। इनके कहने पर इन्होंने कोटिजन यज्ञ करवाया। ये राजपुरोहित थे बच्चों, ये राजपुरोहित थे, ब्राह्मण थे। इनके कहने पर इन्होंने यज्ञ करवाया जिसका नाम था कोटिजन यज्ञ। यह भी परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। हमीर से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से मिलते हैं, आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और पहला आता है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, जो किससे संबंधित है? नैनचंद्र, हमीर से संबंधित है। और इसमें जानकारी लिखने वाला व्यक्ति कौन है? इसके रचयिता वो है नैनचंद्र सूरी। महाकाव्य, देखो महान क्या होती है भाई? आंखें होती है। आंखें नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का ग्रंथ है। फिर अगला आता है हमीरायण।
दूसरा ग्रंथ क्या है? हमीरायण। और हमीरायण का जो लेखक है उसका क्या नाम है? पांडव व्यास। हमीरायण, हमीर का हमीरायण, रायण से पीछे शब्द देखना यण, और यण जो है ना, यण के साथ में कोई भी चीज जैसे कोई भांडा फोड़ नहीं हो जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता। यण संधि का मालूम क्या चलता है? ये व र, उसका भांडा फोड़ होता है, कोई नियम जब सामने रखा जाता है तभी कहानी समझ में आती है। तो ये भी आपको याद करना है। चलो फिर अगला है हमीर बंधन। भाई बंधन सब टूट जाते हैं जब कैलाशपति मिल जाता है। दुनिया के सारे बंधन टूट जाते हैं जब कौन मिल जाता है? कैलाशपति अर्थात शिव मिल जाते हैं। तो तीसरा है हमीर बंधन। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमीर हट। और ये किसका है भाई? ये है चंद्रशेखर का। हट किसका था? चंद्रशेखर का था। आपने फोटो में देखी होगी, ऐसे मूंछों का तान दिया हुआ एक नवयुवक है, बस उनका हट बहुत बड़ा था, इसीलिए हमीर हट किसकी रचना हो गई? चंद्रशेखर की रचना हो गई। उससे अगला है हमीर रासो। जैसे कि हमने पढ़ा है ना पृथ्वीराज रासो, उसी प्रकार से कौन सा है? हमीर रासो। और हमीर रासो जो है 13वीं शती का जो है ना, उसके रचयिता कौन है? सारंगधर। आप दोनों का नाम एक बार याद करो। देखो हमीर रासो के कौन है? हमीर के तो अंदर देखो हमीर रासो का तो है सार, और सार आया किसको? जोधा को आया। इधर समझो मैं, देखो हमीर रासो, और रासो का तो आनंद होता है, और किसको आया पहले? हमीर का जब सार प्राप्त किया रासो का, और रासो का सार किसने किया था? जोधा ने प्राप्त किया था भाई। तो ये दोनों, ये तो था 13वीं शताब्दी का, और ये है 18वीं शताब्दी का। ये भी लिखा हुआ होता है कि 17 से 18वीं सदी का, ठीक है? तो दोनों में एक ही बात है। 13वीं का हो गया ये सारंगधर का, और जोधराज का हो गया 18वीं शताब्दी का। ये इतिहास में जानकारी मिलती है हमीर से संबंधित ग्रंथों की। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और ये आपको समझ में भी आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें नाडोल चौहानों की। तो भाई नाडोल के जो चौहान है इनकी क्या जानकारी मिलती है? तो इनसे संबंधित हमने पहले देख रखा है। नाडोल, नाडोल से ले, और ले से शासक क्या बन गया भाई? लक्ष्मण। ले से बन गया लक्ष्मण, ये आपको याद हो गया होगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? सर्वप्रथम 551 ईस्वी के अंदर, 551 ईस्वी के अंदर आया भाई वासुदेव। ये वासुदेव जो है ये शाकंभरी, चाहे बात करें शाकंभरी की, या हम बात कहें सांबर की, या बात करें सपाद लक्ष्य की, सपाद लक्ष्य, तीनों एक ही नाम है। यहाँ का ये संस्थापक था, चौहान वंश का संस्थापक था। फिर आया अजमेर, अजमेर का कौन हो गया? अजमेर का अजय पाल या अजय राज। फिर हमने पढ़ा रणथंभौर, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र जिसका नाम था गोविंद राज। और फिर अगले जो शाखा आती है जिसका नाम है नाडोल के चौहानों की शाखा। जो आगे पढ़ते हैं, चलिए। नाडोल शाखा का संस्थापक कौन है? नाडोल का तो लक्ष्मण है सर। नाडोल का कौन है? लक्ष्मण है। ये लक्ष्मण कौन थे? ये लक्ष्मण जी थे भाई साहब सपाद लक्ष्य के वाकपति राज के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? सपाद लक्ष्य, यानी कि शाकंभरी के जो चौहान थे उनमें एक शासक हुआ था जिसका नाम था वाकपति राज, उन्हीं का पुत्र था जिसका क्या नाम था? लक्ष्मण था। बच्चों इन्होंने 983 ईस्वी के अंदर क्या किया था भाई? इनकी नाडोल शाखा की स्थापना की थी। साथ ही साथ में इसकी जानकारी ये भी मिलती है कि चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर के इस शाखा की स्थापना की थी। इससे पहले यहाँ के ये जो शासक थे वो चावड़ों के सामंत हुआ करते थे। लक्ष्मण ने इनको स्वतंत्र रख दिया, यानी स्वतंत्र कर दिया था। यह चौहानों की प्राचीन शाखा थी, पुरानी शाखा थी, और साथ ही साथ में पहली शाखा भी मानी जाती है क्योंकि इससे पहले ये लोग सामंत हुआ करते थे। अगली जानकारी देखें तो नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? 1177 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था समर सिंह, उन समर सिंह जी को पराजित कर दिया था और वहां पर अपना अधिकार किया था। ऐसा शासक कौन था जिसका नाम था कीर्तिपाल था? चलिए आगे देखें तो कालांतर के अंदर फिर नाडोल शाखा जो थी ना वह जालोर के अंदर क्या हो गई भाई? विलीन हो गई थी। पहले तो ये नाडोल शाखा थी और फिर किस में समा गई थी? जालोरों के चौहानों में समा गई थी। ये जो जानकारी मिलती है, इतनी सी जानकारी जो महत्वपूर्ण थी वो आपके समक्ष रखने का हमने प्रयास किया है। आगे देखते हैं। अब आज की जो क्लास है इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं और फिर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने विजय रथ बैच की। विजय रथ बैच ये जो शुरू हो चुका है, जैसा आप जो रेगुलर क्लास ले रहे हो आप सभी को पता है, जो बच्चे
अभी भी इससे वंचित है, जिन्हें पता नहीं है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी अकेडमी आई है जिसका नाम है गेट अकेडमी, जो बच्चों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कर रही है। अगर उनको मालूम नहीं है तो आप वहां तक जानकारी पहुंचाओ, उनको पता चले कि भाई साहब इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई जा रही है, और मजाक के साथ में, गीतों के साथ में, कहानियों के साथ में, कविताओं के साथ में जानकारी इतिहास को पढ़ाना। और कला संस्कृति नहीं, भूगोल, और मंडे से आपकी क्लास, साइंस की क्लास भी शुरू हो रही है। इसकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि बार बार क्या मैं आपको बताऊं, नोट्स जो आपको एकदम निःशुल्क मिल रहे हैं, साथ ही साथ में आपको नियमित विषय विशेषज्ञों की कक्षाएं भी प्राप्त हो रही है, और हस्तलिखित नोट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। निःशुल्क टेस्ट सीरीज अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, गेट अकेडमी, फिर जाओ फ्री मटेरियल के अंदर और वहां जाकर के टेस्ट दो, और भाई साहब मजे लो, करो अपना एनालिसिस तैयारी का। फिर निःशुल्क टेस्ट, वो भी साप्ताहिक टेस्ट हो रहे हैं, और टॉपिक पूर्ण होने पर पीवाईक्यू टेस्ट। जैसे ही अपना टॉपिक पूरा होता है, चौहान कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक पीवाईक्यू की क्लास आएगी। कल की आपकी एक क्लास आई थी नरेश जी सर की पीवाईक्यू की, अभी लक्ष्मण जी सर आपको भूगोल पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी मेहनत की जा रही है अपनी एकेडमी के द्वारा। और निःशुल्क मार्गदर्शन सेमिनार, ये भी जैसे जैसे टाइम अपने को अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगा, फिर अच्छे अच्छे सेमिनार भी अपन शुरू करने वाले हैं। ये अपनी गेट अकेडमी की पहचान है, क्योंकि गेट अकेडमी एक ही बात कहती है, सपने देखो सपने सच होते हैं। ठीक है, आज की इसी कक्षा के साथ में, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली कक्षा के अंदर फिर मिलते हैं।